गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ किरचॉफ लॉ एंड हाउ इट इज़ वर्क। किरचॉफ इज़ बेसिकली एक ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने दो किरचॉफ लॉज डेवलप किए जिससे हम सर्किट के अंदर किसी भी पॉइंट पर वोल्टेज या करंट की वैल्यूज़ फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन उसके कुछ रूल्स होते हैं, उसके कुछ कुछ नियम होते हैं जिनको हमें फॉलो करना होता है, तभी हम किसी करंट और वोल्टेज की कैलकुलेशन कर सकते हैं किसी भी सर्किट के अंदर। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो दो तरीके के किरचॉफ लॉ किरचॉफ ने बनाए। पहला बनाया KCL और दूसरा बनाया KVL। अगर हम KCL की बात करें तो डेट इज़ नॉन एज किरचॉफ करंट लॉ। और दूसरा जो लॉ बनाया किरचॉफ ने, डेट इज़ नॉन एज किरचॉफ वोल्टेज लॉ। किरचॉफ करंट लॉ की स्टडी सबसे पहले हम करेंगे। बहुत आसान लॉ होता है, ज़्यादा कुछ इसमें समझने वाली बात नहीं है, लेकिन जो न्यूमेरिकल आते हैं डैट इज़ वेरी वेरी समटाइम इट इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड। सो अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो आप इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। किरचॉफ करंट लॉ जो है उसका जो स्टेटमेंट है वो ये होता है कि एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल करंट एट एनी नोड ऑफ ए सर्किट इज़ ज़ीरो। अगर हम इसके स्टेटमेंट की बात करें तो इसका स्टेटमेंट होता है द एल्जेब्रिक का मतलब होता है कि करंट की आने या जाने की जो डायरेक्शन है उसको हमें इंक्लूड करना है। ओके, वैसे तो करंट एक स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन हम हमेशा करंट की बात डायरेक्शन में करते हैं। इसका रीज़न ये है कि करंट जो स्केलर क्वांटिटी है वो इसीलिए होती है क्योंकि ये ट्रायंगल लॉ को फॉलो नहीं करती, लेकिन हम हमेशा करंट की डायरेक्शन की बात करेंगे। तो करंट एक स्केलर क्वांटिटी है लेकिन हम डायरेक्शन की बात करते हैं। हम कह सकते हैं कि ये एक अपवाद है। ओके, ट्रायंगल लॉ फॉलो ना करने की वजह से इसको हम स्केलर क्वांटिटीज़ के अंदर काउंट करते हैं। तो ये स्टेटमेंट होता है किरचॉफ करंट लॉ का। और स्टेटमेंट आप देखिए ध्यान से, द एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट्स एट एनी नोड ऑफ ए सर्किट इज़ ज़ीरो। इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। लेट्स से देयर इज़ ए नोड एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पर दो या दो से ज़्यादा ब्रांचेज आके मिलती हैं, उसको हम बोलते हैं नोड। ओके, तो लेट सपोज़ ये एक नोड है और यहाँ से हम ब्रांचेस जो डिफरेंट ब्रांचेस हैं उसको हम लेके आते हैं, बनाते हैं यहाँ से, और इनके थ्रू करंट आ रही है या जा रही है। लेट्स से कि ये जो I1 है ये इस नोड की तरफ आ रही है एंड वी कैन से लेट्स से इट इज़ नोड A। लेट्स से I2 ऑल्सो इज़ कमिंग टुवार्ड्स द नोड A। I3 जो है वो आउटगोइंग है। लेट्स से I4 इज़ आउटगोइंग ऑल्सो एंड I5 इज़ आउटगोइंग ऑल्सो। So when we apply the KCL at particular node A, तो मैंने इसके स्टेटमेंट में लिखा था द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल करंट्स एट एनी नोड ऑफ ए सर्किट इज़ ज़ीरो। एल्जेब्रिक सम का मतलब ये है कि इसमें जो करंट I1 I2 आपको दिखाई दे रही है ये इस नोड की तरफ आ रही है, और I3 I4 I5 जो है वो इस नोड से जा रही है। ओके, तो एल्जेब्रिक सम में आप चाहें तो आने वाली करंट को नेगेटिव लें तो जाने वाली करंट को आपको पॉजिटिव लेना है, और अगर आने वाली करंट को आप पॉजिटिव लेते हैं तो जाने वाली करंट्स नेगेटिव होगी। तो इसको हम इस तरीके से मेंशन कर सकते हैं कि I1 लेट से इनकमिंग है तो हमने माना ये पॉजिटिव है, प्लस बिकॉज देयर इज़ एल्जेब्रिक सम तो सम करना पड़ेगा। I1 I2 दोनों आ रही हैं तो दोनों को हमने पॉजिटिव लिया, और I3 और I4 एंड I5 ऑल्सो ये जा रही हैं तो इसको हमने नेगेटिव लिया। इनका सम कितना होता है? ज़ीरो। अकॉर्डिंग टू रूल इन सब का एल्जेब्रिक सम कितना होता है? ज़ीरो होता है।
ओके, अगर हम इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं तो I1 प्लस I2 इज़ इक्वल्स टू I3 प्लस I4, उस साइड ले जाएंगे तो I3 I4 प्लस में हो जाएगी। ओके, तो ये जो दूसरी वाली इक्वेशन हमने लिखी है, इससे हम एक स्टेटमेंट और बना सकते हैं कि किसी नोड पर आने वाली और जाने वाली करंट का सम इक्वल होता है, राइट। तो आउटगोइंग और इनकमिंग करंट्स, सम ऑफ आउटगोइंग एंड इनकमिंग करंट्स आर इक्वल। तो यहाँ से एक और स्टेटमेंट बन के आता है किरचॉफ का, सम ऑफ इनकमिंग एंड आउटगोइंग currents are equal। तो ये भी एक स्टेटमेंट है जिसमें हम कह सकते हैं कि जो सम होता है आने वाली और जाने वाली करंट्स का, अगर उनको सम करें तो वो इक्वल होना चाहिए। Now there is a small mistake, so you can just write I1। okay, so this is all about KCL law, जिसमें हमको ये समझ में आ चुका है कि किसी नोड पर आने वाली और जाने वाली करंट का सम बराबर होता है, या एल्जेब्रिक सम किसी भी पॉइंट पर किसी भी नोड पर अगर हम निकालते हैं तो उनका सम ज़ीरो होता है। आइए इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं ताकि हमको ये चीज़ समझ में आ सके कि हम इसको सर्किट में कैसे अप्लाई करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विथ एग्जांपल कि हमारे पास एक एग्ज़ाम्पल नंबर 1, हमारे पास एक एग्ज़ाम्पल हम यहाँ लेते हैं। लेट्स से कि देयर इज़ ए नेटवर्क, here are 4 resistors connected like this, and then it is connected to this। okay, in this diagram हमें क्या क्या दिया हुआ है, लेट्स से I1 यहाँ फ्लो होती है, इसको बोला गया है I2, और ये करंट है I3, दिस इज़ I4, okay, one more branch is also there, this is I4, वन मोर ब्रांच जो कि है इस नेटवर्क में वो सेंटर से पास होती है, और इस करंट का नाम दिया I3। ओके, और ये वाली करंट जो है ये I3 नहीं है, इसको हम लेते हैं लेट्स से I5, और ये है I6, एंड फाइनली I7। ये सारी करंट हमको फिगर में दी हुई हैं, और इस फिगर के अंदर जो करंट दी गई है उस करंट के अंदर हमको I1 की वैल्यू पता है। I1 की वैल्यू दी हुई है 10 एम्पियर, I2 की वैल्यू है 6 एम्पियर, I5 की वैल्यू दी हुई है 4 एम्पियर। ओके, ये वैल्यूज़ हमको दी हुई हैं I1, I2 और I5, और हमसे पूछा है कि बाकी जितनी भी करंट्स हैं उनकी वैल्यूज़ निकालो। इसका मतलब हमें क्या क्या निकालना है, I1 I2 दिया हुआ है, I3 निकालना है, I4, I5 दिया हुआ है, I6 एंड I7। इन करंट्स की वैल्यू हमको कैलकुलेट करनी है। ओके, लेट्स से कि हम ये कह सकते हैं कि देयर इज़ ए नोड, क्योंकि यहाँ पे 2 से ज़्यादा ब्रांचेज आके मिलती हैं तो ये एक नोड है। इस नोड का नाम हम रख देते हैं लेट्स से ए। ओके, ये भी एक नोड है, इसका नाम रख देते हैं हम लेट्स से बी। दिस इज़ ऑल्सो ए नोड सी, एंड दिस इज़ ऑल्सो ए नोड डी। ओके, तो अगर हम इसके सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं तो हम सबसे पहले हर एक नोड पर करंट को देखते हैं कि कौन सी करंट आ रही है और कौन सी करंट जा रही है, और KCL जब हम अप्लाई करेंगे तो उसके रूल्स को हम फॉलो करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं नोड ए पे। नोड ए, जब हम नोड ए की कैलकुलेशन को देखते हैं तो हम देखते हैं इसमें I1 करंट आ रही है, I2 और I4 जा रही हैं। तो हम लिख सकते हैं
कि आने वाली करंट का सम जाने वाली करंट I2 प्लस I4 इक्वल होता है, राइट, I4 I2 प्लस I4. लेट्स से इट इज़ इक्वेशन नंबर 1. ओके ओके, आगे देखिए नोड बी पर आप देखते हैं तो I2 करंट आ रही है और वो I3 और I5 में जा रही है, मतलब I2 आ रही है, I3 I5 जा रही है. तो हम नोड बी की बात का अगर करते हैं तो नोड बी की कैलकुलेशन के लिए हम लिख सकते हैं I2 इज इक्वल्स टू द समेशन ऑफ I3 प्लस I5. ओके, लेट्स से इट इज़ इक्वेशन नंबर 2. ओके, आगे देखिए सी पॉइंट पर I5 और I6 आ रही है और I7 जा रही है. नोड सी I7 जो है वो जा रही है और कौन कौन सी रही हैं, I5 एंड I6. सो I5 प्लस I6. उसी तरीके से अगर हम नोड डी की कैलकुलेशन देखें तो नोड डी के ऊपर देखिए आप I3 I4 आ रही है और I6 जा रही है. सो वी कैन राइट I6 इज इक्वल्स टू I3 प्लस I4. ये ऊपर वाली इक्वेशन को 3 कह देते हैं और नीचे वाली को इक्वेशन को 4 कह देते हैं, राइट. ओके, तो इसके अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो I1 करंट आपको दिख रही है वो 2 पार्ट्स में टूटती है और फिर वो आगे जाके और डिवाइड हो जाती हैं, लेकिन सी पॉइंट पर सारी करंट ऐड होके I7 बनाती हैं. यानी I1 करंट I7 करंट की इक्वल होगी. क्यों? क्योंकि जो बैटरी से करंट निकल रही है वो I1 है और जो बैटरी के अंदर करंट आ रही है, देखिए ये करंट बैटरी से बाहर निकलती है, इसको बोलते हैं हम I1. और ये करंट बैटरी के अंदर आ रही है, इसको बोलते हैं हम I7. तो बैटरी के अंदर से जितना चार्ज जाएगा बैटरी के अंदर उतना ही चार्ज वापस आता है. ओके, तो इसका मतलब I1 और I7 बराबर होनी चाहिए. तो हम यहाँ पर कैलकुलेशन में ये लिख सकते हैं कि I7 अकॉर्डिंग टू द नेटवर्क I1 is equals to I7. ओके, अब I7 और I1 की अगर हम बात करें तो I1 हमें दिया हुआ है डेट इज़ 10 एम्पियर, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है 10 एम्पियर. उसी तरीके से हम समझ सकते हैं कि जो I7 होगा वो क्या होगा, 10 एम्पियर. ओके, I7 की कैलकुलेशन हमको आ गई. ओके, इसका मतलब अगर नोड सी की हम बात करें तो I7 क्या है, I5 प्लस I6. तो I7 हमको समझ में आ गई, वो कितनी है, 10 एम्पियर. तो हम यहाँ पे 10 एम्पियर रख सकते हैं, राइट. तो इक्वेशन नंबर जो हमारे पास 3 है उसका हम यूज़ करेंगे. सो बाई इक्वेशन 3 I7 कितना है, 10 एम्पियर, और I7 किस किस के इक्वल है, I7 इज इक्वल्स टू I5 प्लस I6. ओके, लेट्स से इट इज इक्वेशन नंबर 5. ओके, इक्वेशन 5 ही है. 3, 4, आप चाहें तो इसको इक्वेशन नंबर 5 इसको कह सकते हैं. लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर 5. तो ऊपर वाली इक्वेशन हो जाएगी इक्वेशन नंबर 6. ओके, और उसी तरीके से अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 की बात करूं तो इक्वेशन नंबर 1 में I1 क्या है, 10 एम्पियर, जो कि फर्दर डिवाइड हो रही है I2 और I4 में, I2 प्लस I4. सो दैट इज़ इक्वेशन नंबर 7. देखिए जो हमने पहली इक्वेशन लिखी थी नोड ए पर, जो हमने इक्वेशन लगाई थी वो क्या थी, I1 इक्वल्स टू I2 प्लस I4. यानी I1 की वैल्यू हमें दी हुई है तो वो हो जाएगी 10 इक्वल्स टू I2 प्लस I4. ओके, अब हमको निकालना है I2, I3, I4, I5 एंड I6.
हमको ये सारी करंट्स यहाँ पे कैलकुलेट करनी है। तो आइए हम देखते हैं कि इन बाकी की वैल्यूज़ को हम किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, चलिए देखिए हमारे इस न्यूमेरिकल के अंदर अगर हम ध्यान दें तो I2 करंट जो है नोड बी पर, जब हम नोड बी पर देखते हैं तो I2 करंट जो है वो I3 प्लस I5 के इक्वल है, राइट। यानी कि अगर मैं I2 की वैल्यू को I1 की वैल्यू में रखता हूँ तो I1 की वैल्यू हो जाएगी I3 प्लस I5 प्लस I4, राइट। अगर मैं इस वैल्यू को यहाँ पे रखता हूँ तो मेरे पास ये वैल्यू आ जानी चाहिए। I2 की वैल्यू है I3 प्लस I5 और I3 की वैल्यू है, अगर हम I3 की वैल्यू कैलकुलेट करें, I5 जो है वो है B2C जाने वाली करंट। ओके, तो I5 की वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? अगर हम I5 की वैल्यू निकाल पाएँ तो हमारे लिए थोड़ा सा आसान हो सकता है। और हमें क्या दिया हुआ है? I5 और I2 भी दिया हुआ है। तो अगर हम I2 की वैल्यू को 7th इक्वेशन में रख दें तो I4 आ जाएगा। I2 की वैल्यू है 6 एम्पियर, उसको इक्वेशन नंबर 7 में अगर हम पुट करते हैं तो I4 आ जाएगा। और I2 की वैल्यू है 6 एम्पियर, तो हम यहाँ पर पुट द वैल्यू ऑफ I2। पुट I2 in 7। इक्वेशन नंबर 7 में अगर हम I2 रख देते हैं, डेट इज़ 10 इक्वल्स टू 6 प्लस I4, तो I4 की वैल्यू कितनी आ गई? 4 एम्पियर। ओके, अब ये I4 की जो वैल्यू आई है, इस I4 की वैल्यू को अभी हमारे पास I5 I4 ऑलरेडी है। I6 की वैल्यू है क्या हमारे पास? अभी I6 हमने कैलकुलेट नहीं किया है। इक्वेशन नंबर 6 को देखिए, अगर हम उसमें I5 की वैल्यू रख दें जो कि 4 एम्पियर है, क्वेश्चन में गिवन है, तो I6 की वैल्यू आ जाएगी। तो इक्वेशन नंबर 6 में I5 की वैल्यू पुट कर देते हैं। पुट I5 इन इक्वेशन 6। ये इक्वेशन नंबर 6 है जिसमें I5 की वैल्यू हम पुट करेंगे, और I5 की वैल्यू अगर हम देखें तो कितनी दी हुई है? 4 एम्पियर। ओके, तो 4 एम्पियर अगर हम रखते हैं तो 10 इज़ -4, 10 -4 इक्वल्स टू I6। ओके, सो I6 विल बी 6 एम्पियर। तो I6 की वैल्यू भी आ गई, I4 की वैल्यू भी आ गई, I5 की वैल्यू भी आ गई, I7 भी है, I1 भी है। अब बचा I2 और I3 एंड I4 भी आ चुकी है, ठीक है। अब I2 की वैल्यू को निकालने के लिए पहले नंबर की इक्वेशन हम यूज़ करते हैं। पहले नंबर की इक्वेशन को यूज़ करेंगे तो I1 हमें गिवन है और वो है 10 एम्पियर, और I4 जो है वो हमने निकाला है 4 एम्पियर। तो अगर हम फर्स्ट इक्वेशन को यूज़ करते हैं तो I2 हमारे पास आ जाएगा I2 बाय इक्वेशन 1। अगर इक्वेशन 1 को हम देखें ध्यान से तो इक्वेशन नंबर 1 क्या है? देखिए ऊपर दिख रहा होगा, I1 इज इक्वल्स टू I2 प्लस I4। तो I2 निकाल लेते हैं। I2 इज इक्वल्स टू I1 माइनस I4। I1 क्वेश्चन में 10 एम्पियर दिया हुआ है और I4 हमने कैलकुलेट किया था, कितना आया? ये देखिए ऊपर दिख रहा होगा आपको, I4 है 4 एम्पियर। तो जब हम इसमें 4 एम्पियर पुट करेंगे तो हमारी वैल्यू आएगी 6 एम्पियर। तो I2 की वैल्यू 6 एम्पियर आ चुकी है। ओके, और I1 आ चुकी है, वो दी हुई है। I2 कैलकुलेट हो गई। अब बचा I3। I3 की वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन से निकाल सकते हैं, लाइक इक्वेशन नंबर 2 भी यूज़ कर सकते हैं, इक्वेशन नंबर 4 भी यूज़ कर सकते हैं। तो इक्वेशन नंबर 2 अगर हम यूज़ करते हैं तो I3 होगा I2 माइनस I5 बाई इक्वेशन नंबर 3। सो बाय इक्वेशन 3 इक्वेशन से अगर हम देखते हैं तो थर्ड इक्वेशन क्या बोल रही है? थर्ड इक्वेशन से नहीं, फोर्थ इक्वेशन से निकलेगा, सॉरी, इसको करेक्ट कर लेते हैं। इक्वेशन नंबर 4, क्योंकि I3 4 इक्वेशन में है।
4 में भी है और 2 में भी है, तो चलिए 4 से कैलकुलेट करते हैं। इक्वेशन नंबर 4 देखिए आप, उसमें I3 है I6 माइनस I4, I3 इज़ इक्वल्स टू I6 माइनस I4। ओके, I6 की वैल्यू बताइए कितना है, I6 की वैल्यू आई है 6 एम्पियर, और I4 हमने कितना कैलकुलेट किया है, I4 की वैल्यू है 4 एम्पियर, तो I3 कितना आ गया, I3 आ गया 2 एम्पियर। ओके, तो हमारे पास सारे रिजल्ट आ गए क्या। I1 दिया हुआ है, I2 6 एम्पियर आ चुका है, ये I2 है, I3, I2, now this is I2, okay, and this is I3, I4 भी आ चुका है, I5 दिया हुआ है, ठीक है, I6 आ चुका है, ये रहा, I7 दिया हुआ है। तो जो जो हमको मिल गया है हम उस पर अंडरलाइन कर लेते हैं और देखते हैं कि क्या हम सब वैल्यू निकाल चुके हैं। तो सबसे पहले देखिए I1 दिया हुआ है ना, I2 ये कैलकुलेट किया हमने, ओके, I2 के बाद I3 ये रहा, ओके, I3, I4 इज़ दिस, I5 दिया हुआ है, I6 दिस वन, और I7 तो I1 की इक्वल ही था, ये तो हमने पहले ही पढ़ा था, दिस वन। तो इस तरीके से हमने I1, I2, I3, I4, I5 दिया हुआ है और I6 हमने कैलकुलेट कर लिया। तो ये सारी वैल्यूज़ करंट की हमने कैलकुलेट कर ली, और ये किसकी हेल्प से की, किरचॉफ करंट लॉ की हेल्प से हमने ये कैलकुलेट की। इसके और भी एग्जांपल्स हम आगे करेंगे अपने अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच। अगर आपका कोई सजेशन हो, आपका कोई एडवाइस हो, तो प्लीज़ आप अपनी एडवाइस और अपने सजेशन मेंशन कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।